Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment. It is about net zero emissions and this topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. देखिए, आप सबको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस ने ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कंसर्न्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया था. इनफैक्ट यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट यूएस पुल्ड आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन. लेकिन जब से जो बिडेन बने हैं प्रेसिडेंट यूएस के, तब से वापस से यूएस ने अपने क्लाइमेट चेंज के कमिटमेंट को रीवाइटलाइज करने की कोशिश की है. मतलब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में यूएस की एक बार से लीडरशिप को वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है. वो कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका एक बार से वापस से अपने पुराने इमेज को डेवलप कर पाए, जहां पे अमेरिका को एक लीडर की तरह देखा जाता था एज फार एज ग्लोबल कंसर्न्स लाइक क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग्स वेयर कंसर्न्ड. तो इस कारण से जो बिडेन ने वापस से कुछ स्टेप्स लिए हैं इन ऑर्डर टू रिवाइटलाइज यूएस इमेज. उसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो एक्शन लिया वो था टू रीज्वाइन पेरिस क्लाइमेट डील. तो पेरिस क्लाइमेट डील यूएस ने वापस से ज्वाइन कर लिया है अंडर जो बिडेन. उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो बिडेन ने लिया है विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज वो है कि उन्होंने एक वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट कंडक्ट कराने का फैसला लिया है. ये वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट इस महीने के 22 और 23 अप्रैल को होगी, जो बिडेन जिसको कन्वीन करेंगे, चेयर करेंगे और हमारे देश से इंडिया से प्रधानमंत्री मोदी रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को. यानी कि पीएम मोदी विल पार्टिसिपेट इन दिस वर्चुअल क्लाइमेट लीडर्स समिट. अब अगर इस आर्टिकल को देखें, जो ये आर्टिकल आया है, इसमें आपको समझ आएगा कि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, स्पेशल एनवॉय या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन क्लाइमेट दैट इज़ जॉन केरी इज़ विजिटिंग इंडिया. और इंडिया विजिट करने का जो मेन पर्पस है उनका वो ये है कि इंडिया को कन्विंस करें कि इंडिया भी नेट जीरो इमिशन का कमिटमेंट अग्री कर जाए बाय 2050. और ये कमिटमेंट इस वर्चुअल क्लाइमेट लीडर समिट के अंदर इंडिया अनाउंस करे. तो आई होप आपको पिक्चर की क्लैरिटी है. यूएस एक समिट बुला रहा है, वर्चुअल क्लाइमेट लीडर समिट 22 और 23 अप्रैल को इसी महीने के. और यूएस चाहता है कि ये समिट हिट हो और उसके लिए वो चाहता है कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न. और इंडिया को इसी कारण से वो कन्विंस करना चाह रहा है कि इंडिया इस क्लाइमेट समिट में अनाउंस करे कि वो 2050 तक नेट जीरो इमिशन वाला कंट्री बन जाएगा. नेट जीरो इमिशन आई होप आप समझते हैं कि जहाँ से जितना कार्बन इमिशन होगा उतना कार्बन इमिशन हम कैप्चर भी कर लें एटमॉस्फेयर से, और ओवरऑल एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी कार्बन इमिशन इन ओवरऑल ना हो. जितना हम इमिट करें उतना कैप्चर भी कर ले. तो ये इसको कन्विंस करने के लिए अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जॉन केरी इंडिया आए हैं. अब समझते हैं कि आखिर नेट जीरो इमिशंस होते क्या हैं. देखिए, आई होप ये तो आप पहले भी जानते होंगे, मैं भी कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता चुका हूं कि नेट जीरो या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी इज ए कंडीशन वेयर कंट्रीज इमिशंस आर कंपनसेटेड बाय इट्स एब्जॉर्प्शन. जितना वो इमिट करता है ग्रीन हाउस गैसेज उतना ही ग्रीन हाउस गैस वो एब्जॉर्ब भी कर ले. एब्जॉर्प्शन के अलग अलग तरीके हैं. इसके लिए ज़्यादा कार्बन सिंक बनाया जा सकता है. तो देखिए, समझिए, जितना ये कंट्री CO2 रिलीज करेगा उतना CO2 ये एब्जॉर्ब कर ले. एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन सिंक बनाया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को कार्बन सिंक कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड्स को कैप्चर कर लेते हैं. उसके अलावा कोई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर के अंदर के कार्बन को, ग्रीन हाउस गैसेज को कैप्चर किया जा सके. इस तरह के कई सारे नए प्लांट्स बनाए जा रहे हैं यूरोप में जिसकी मदद से कार्बन सिक्वेस्टरेशन किया जा सकता है. मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है. तो ये है अप्रोच नेट जीरो कंट्री बनने का कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करो उतना कार्बन सिंक से कैप्चर कर लो या इस तरह के प्लांट्स लगा करके सेक्वेस्टरेट कर लो या एब्जॉर्ब कर लो. अभी
कार्बन इमिशन का अगर सिनेरियो देखा जाए पूरे दुनिया भर में, तो आपको पता चलेगा कि पूरे दुनिया भर का लगभग 30% कार्बन इमिशन अकेला चाइना करता है, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमीटर। दूसरे नंबर पे है यूएस, जो दुनिया का लगभग 15% इमिशन करता है। तीसरे नंबर पे हमारा देश है इंडिया। पूरे दुनिया भर में जो कार्बन इमिशन होता है उसका लगभग 7% इमिशन अकेले इंडिया से आता है। लेकिन ये जितने भी जो मेजर इमीटर कंट्रीज हैं, जैसे चाइना, यूएस, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के अंदर यूके और फ्रांस, इन सब ने कमिट कर रखा है कि वो नेट जीरो कंट्री बन जाएंगे बाय 2050 और 2060। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूके और फ्रांस की बात की जाए तो दे हैव प्रॉमिस्ड कि दे विल ब्रिंग सच अ लॉ दैट विल मेक इट मैंडेटरी फॉर दीज कंट्रीज टू बिकम अ नेट जीरो इमिशन कंट्री बाय 2050। चाइना ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है कि बाय 2060 इट विल बिकम नेट जीरो। और उम्मीद है कि ये जो क्लाइमेट समिट होने वाला है, वर्चुअल क्लाइमेट लीडर समिट 22 और 23 अप्रैल को, इस बार यूएस भी अनाउंस कर देगा कि 2050 तक वो भी नेट जीरो इमिशन वाला कंट्री बन जाएगा। लेकिन अकेला इंडिया ऐसा कंट्री है जो दुनिया के मेजर इमीटर कंट्रीज में से है या मेजर कंट्रीज में से है, लेकिन जिसने जीरो इमिशन का कमिटमेंट अभी तक तो नहीं किया है। एक और चीज़ ध्यान रखना, जीरो इमिशन के अलावा कुछ कंट्रीज कार्बन निगेटिव भी हो सकते हैं। कार्बन निगेटिव मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है उससे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब करे तो उसको हम कहते हैं कार्बन निगेटिव कंट्री। फॉर एग्जांपल, अगर भूटान की बात की जाए तो ये दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव कंट्री है। लगभग 6 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली वो कैप्चर करता है, जबकि बस 1.5 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है। तो ये दुनिया का पहला कार्बन निगेटिव कंट्री है भूटान। अभी वापस से इस टॉपिक पे आते हैं कि आखिर इंडिया क्यों जीरो इमिशन के कमिटमेंट को पूरा नहीं करना चाहता है। व्हाई इंडिया इज रिलक्टेंट टू गो जीरो इमिशन। तो इसके पीछे मेन कारण है कि इंडिया के अंदर अभी भी गरीबी ज़्यादा है और इंडिया आने वाले समय में फास्टर पेस से अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर ला सके। मतलब मुद्दा ये है कि हमारे पास ये लग्जरी नहीं है कि हम अभी अपने ग्रीन हाउस इमिशंस को कट कर सकें। ग्रीन हाउस इमिशन को कट करने का मतलब है कि जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, रोड, रेलवे, पावर प्लांट्स, इनको थोड़ा कम करना होगा और हमारे पास अभी ये लग्जरी नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है। इंडिया इज़ लाइकली टू ग्रो एट फास्टर पेस इन कमिंग डिकेड्स एंड फॉर दैट इंडिया विल हैव टू गो फॉर मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, क्योंकि हमें करोड़ों करोड़ों लोग को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है। और मुद्दा यह है कि इतनी अभी हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है कि जिसकी मदद से उतना जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम इमिट करने वाले हैं उसको हम सेक्वेस्टरेट कर लें या एब्जॉर्ब कर लें, और ना इतना फॉरेस्ट बनाया जा सकता है प्रैक्टिकल सेंस में कि सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कर लिया जाए। क्योंकि जिस रफ्तार से हमें डेवलप करना है उस रफ्तार के लिए हमें इमिशन तो करना ही होगा। तो एक बार इंदिरा गांधी जी ने भी 1972 में कहा था, पहली जो क्लाइमेट चेंज की समिट हुई थी, इन्वायरमेंट समिट हुई थी यूनाइटेड नेशन की, उसमें उन्होंने कहा था कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट पॉल्यूटेंट। तो अब पॉल्यूशन और पॉवर्टी दो चीज़ें हैं हमारे सामने, तो पहले तो हम पॉवर्टी को टैकल करेंगे, पॉल्यूशन को फिर भी बाद में देखा जा सकता है। ये समझ लीजिए इंडिया का स्टैंड था 1972 में भी और ये इंडिया का स्टैंड है आज तक। लेकिन अब ये पेपर पे तो हम ये आर्गुमेंट कर नहीं सकते, वर्ल्ड कंट्रीज को हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया देखो हमारे यहाँ गरीबी है इसलिए हम तो भाई इमिशन करेंगे। तो पेपर पे हमारे आर्गुमेंट क्या है, व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉर्मल आर्गुमेंट, वो भी समझिए। तो इंडिया का फॉर्मल आर्गुमेंट ये है कि पेरिस क्लाइमेट डील जो इसी साल से स्टार्ट हुआ है, पेरिस क्लाइमेट डील वैसे तो कॉप नंबर 21 में ही फाइनलाइज हो गया था इन 2015, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन 2020 के अंत से यानी कि 2021 के स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ। और पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर वर्ल्ड कंट्रीज़ ने वॉलेंट्री कमिटमेंट्स किए हैं, INDC जिसको कहते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन करने का प्रॉमिस किया उन्होंने। और ये जो प्रॉमिसेज हैं ये शॉर्ट टर्म प्रॉमिसेज हैं, 5 साल यानी कि 2020 से 2025 या 10 साल 2020 से 2030 तक के प्रॉमिसेज हैं जो क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में वर्ल्ड कंट्रीज़ ने कमिट किए हैं। अब ये जो कमिटमेंट्स हैं दीज आर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स, और इनको अगर पूरा करते हैं तो अपने आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स पूरे होंगे।
तो दूसरे शब्दों में इंडिया क्या कह रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है फॉर्मली कि देखो 2050 2060 में जाकर के नेट जीरो बने, ये इतना लंबा कमिटमेंट, इतने दूर का कमिटमेंट हम नहीं करना चाहते। वी आर फोकसिंग ऑन द शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, नियर कमिटमेंट, दैट कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पेरिस क्लाइमेट डील। और आप सब भी अगर पेरिस क्लाइमेट डील में जो आपने कमिटमेंट्स कर रखे हैं, अगर उस पर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स अपने आप आपके पूरे हो जाएंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में 2050 तक क्या होगा, आप अपने कमिटमेंट को स्टिक करेंगे नहीं करेंगे, दैट विल बी अ बिगर थिंग और सेपरेट थिंग, रादर देन मेकिंग अ लॉन्ग टर्म बिग कमिटमेंट्स फुलफिल शॉर्ट टर्म लो कमिटमेंट्स। छोटे कमिटमेंट्स पूरे कीजिए लेकिन शॉर्ट टर्म में पूरे कीजिए। इस तरह का आर्गुमेंट इंडिया कह रहा है। और इंडिया कह रहा है कि इसी कारण से हम 2050 में नेट जीरो होंगे, इस तरह का कमिटमेंट नहीं कर रहे। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम अपने पेरिस क्लाइमेट डील के कमिटमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करें। और आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि जो पेरिस क्लाइमेट डील में दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज ने कमिटमेंट किया है, उसमें इंडिया सबसे आगे चल रहा है। मतलब इंडिया ने जो कमिटमेंट किए हैं उसको इंडिया ओवर फुलफिल कर रहा है। जो भी हमने टारगेट्स रखे थे उससे ज़्यादा कमिटमेंट हम अपना पूरा कर रहे हैं। तो जो हमने कमिटमेंट कर दी उसके बाद हम अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज़ पेरिस क्लाइमेट डील में कमिटमेंट कर दिए, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात कीजिए, यूएस की बात कीजिए, अब उसको फुलफिल ना करके और अब दूर क्या लंबा कुछ कमिटमेंट कि नेट जीरो बनेंगे 2050 में 2060 में, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। अभी इंडिया ने यह भी कहा है, इट डज नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2050 और 2060। इंडिया ने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव नहीं करेंगे, इट्स जस्ट दैट वी डू नॉट वांट टू मेक एन इंटरनेशनल कमिटमेंट मच इन एडवांस। इतना पहले से इतने दूर की बात हम करना नहीं चाहते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इसी टॉपिक के बेसिस पे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about BRICS Virtual Summit and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. तो देखिए करंट न्यूज़ क्या है। इंडिया ने एक ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की वर्चुअल मीटिंग होस्ट की द डे बिफोर येस्टरडे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ब्रिक्स की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की वर्चुअल मीटिंग को होस्ट कर रही हैं। तो इंडिया की तरफ से फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ आरबीआई ने पार्टिसिपेट किया, जबकि बाकी दुनिया भर के ब्रिक्स कंट्रीज़ के उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके गवर्नर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अभी ये न्यूज़ तो बस इतना ही है लेकिन कि वर्चुअल समिट हुई, क्योंकि कोई मेजर आउटकम तो हुआ नहीं इस वर्चुअल समिट में। लेकिन ये आर्टिकल मैंने फिर भी पिकअप इसलिए किया है ताकि मैं ब्रिक्स के बारे में आपको सब कुछ बता सकूं। ब्रिक्स के से रिलेटेड 2014 से लेकर के 2020 तक में, यानी कि 6 से 7 सालों में यूपीएससी ने 2 बार सवाल पूछा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। देखिए, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया फ्रॉम 1939 टू 1945, तो पूरी दुनिया एक बार के लिए डिवास्टेट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गया। तो इसको रिवाइव करने के लिए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, G7 ग्रुपिंग, ETC। लेकिन उस टाइम के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में विक्टोरियस हुए थे, जो जीते थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस या US, इन लोगों ने काफ़ी क्रिटिकल रोल प्ले किया इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक, और इनफैक्ट UN को भी के भी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और यही कारण है कि ये कंट्री ने इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस तरह से बनाया है कि इसमें इन कंट्रीज़ के पास एक्स्ट्रा पावर मिल गए। फॉर एग्जाम्पल, US के पास IMF में और वर्ल्ड बैंक में दोनों में ही एक तरह से वीटो पावर है, क्योंकि US की वोटिंग राइट्स 15% से ज़्यादा है और कोई भी फैसला लेने के लिए 85% वोट येस होना चाहिए। यानी कि अगर अकेला US नो कह देता है तो वो फैसला IMF में या वर्ल्ड बैंक में नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन के अंदर UNSC का तो आपको पता ही है, देयर आर P5 कंट्रीज हु हैव गॉट वीटो पावर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुद्दा ये है कि उस टाइम के जो पावरफुल कंट्रीज थे उन्होंने मिल करके इस तरह के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बना लिए जो इन कंट्रीज को एक्स्ट्रा पावर दे देते हैं। एक तरह का अनडेमोक्रेटिक नेचर डेवलप कर दिया इन्होंने इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का। और यही कारण है कि 21st सेंचुरी के बाद, विद बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, अलग अलग जब कंट्रीज इमर्ज होने लगे, जैसे चाइना इमर्ज एज मेजर सुपर पावर हु कुड चैलेंज वेस्ट हेजेमनी, रसिया ऑल्सो वांटेड टू रिवाइव इट्स ग्लोरी ऑफ कोल्ड वॉर एरा,
और इंडिया भी एक सुपर पावर बन के इमर्ज हो रहा है। खासकर इंडिया अपने डेमोक्रेसी की लेगेसी के लिए एक रिस्पेक्टेड कंट्री की तरह देखा जाता है। तो और इंडिया की इकोनॉमी भी अब मेजर इकोनॉमी में काउंट होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर 2001 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं हु इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिम ओनील, उन्होंने 2001 में कहा कि इन जो कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन सारे कंट्रीज़ को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए और इनको आपस में कोलैबोरेट करके अलग ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जो पहले के प्लेटफॉर्म थे दैट दे वेयर मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, और ये जो कंट्रीज़ हैं 21st सेंचुरी के लीडर्स ये कंट्री होंगे और इन कंट्रीज़ को आप अपने हिसाब से नए ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए। और ये जो इनसाइट दिया जिम ओनील ने, ये जो एक तरीके का सजेशन दिया जिम ओनील ने कि अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए इन कंट्रीज़ को, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जो पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर अनडेमोक्रेटिक इन नेचर, दे गिव एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएस। तो इसी और सजेशन के बाद, जिम ओनील के इसी सजेशन के बाद फिर ब्रिक का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ब्रिक। ध्यान रखिए 2009 में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो था ब्रिक, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। तो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना थे इन 2009। लेकिन फिर बाद में साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया। तो एक बार टाइमलाइन देखते हैं। पहला समिट हुआ ब्रिक्स कंट्री का 2009 में, दैट वाज फर्स्ट समिट एट याकातरिनबर्ग इन रसिया। इसमें बस 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। सो इसलिए इसका नाम था ब्रिक। लेकिन 2010 में ब्राज़ील के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया और उसके बाद से ये ब्रिक का नाम ब्रिक्स पर गया। 2014 में जो समिट हुआ था दैट वाज 6th ब्रिक्स समिट, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट वाज हेल्ड इन फोर्टेलेजा, ब्राज़ील। और इस फोर्टेलेजा समिट में फिर फैसला लिया गया कि एक नया बैंक हम बनाएंगे, इंटरनेशनल बैंक बनाएंगे जो वर्ल्ड बैंक का आप समझिए तो काउंटर पार्ट होगा। वर्ल्ड बैंक को जो काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे, वही काम ये न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक करेगा। तो इस तरह से ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया एट संघाई इन चाइना। उसके अलावा IMF का काउंटर पार्ट एक करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया कि जिस तरह से IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में कंट्रीज को मदद करता है, वैसे ही एक करेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाया गया इस फोर्टेलेजा समिट में जो IMF की तरह ही काम करेगा। तो इससे फायदा क्या हुआ देखिए, अब अगर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील जैसे कंट्री को पैसा चाहिए तो वो IMF पे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर IMF उनके ऊपर अननेसेसरी कंडीशंस पुट करेगा तो हम लोग अपने ब्रिक्स के कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वी हैव डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव ऑफ दीज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा फ्यूचर में प्लानिंग है कि हम ये ब्रिक्स कंट्रीज मिल करके एक रेटिंग एजेंसी भी सेटअप करेंगे, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं पूरे दुनिया भर में मेनली 3 ही हैं, स्टैंडर्ड पुअर, मूडी और फिच। ये सब भी थोड़े से वेस्टर्न बायस्ड हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ को के फेवर में ज़्यादा अपना रेटिंग देते हैं। इन जो कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ कॉपरेशन वाले कंट्रीज जैसे कि रसिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करते हैं ये सारे रेटिंग एजेंसीज। उसके अलावा ब्रिक्स पे अगर कभी कोई सवाल आ जाए तो आपको किस तरह से कंक्लूड करना है वो भी देख लो। अगर ब्रिक्स पे सवाल आ जाए तो सीधा सीधा कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंक्लूजन आपको इस तरह से लिखना है कि ब्रिक्स इज एन आउटकम ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन टू सेट अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर दैट इज मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर, बट रिसेंट राइजिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज लिमिटेड द सिग्निफिकेंस एंड पोटेंशियल ऑफ ब्रिक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अगेन टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट पुतिन रिमेनिंग प्रेसिडेंट टिल 2036। अब ये टॉपिक जो है ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस से तो देखिए जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। तो देखिए करंट न्यूज़ क्या है। व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन को, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से फिर अमेंड करवा दिया है जिसकी मदद से अब वो 2036 तक रसिया के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। थ्योरेटिकली वो बस 8 साल तक प्रेसिडेंट रह सकते थे, 4-4 साल के 2 टर्म तक वो प्रेसिडेंट रह सकते थे, लेकिन और इस हिसाब से उनका टर्म 2024 में ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा दिया कि अब
पहले तो उन्होंने 4 साल के टर्म को बढ़ा करके 6 साल कर दिया, और उस हिसाब से अब वो 6 साल के 2 टर्म और वो रह सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अब अमेंड हुआ है तो इसके हिसाब से 2 टर्म तक वो और रह सकते हैं। ये नया नियम रह गया है, क्योंकि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन में 4-4 साल का टर्म था, 4 साल के 2 कंजिक्यूटिव टर्म, मतलब 8 साल। अब नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है और उसमें 6-6 साल के 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो पुतिन का आर्ग्यूमेंट ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा लिखा है कि चूंकि अब नया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है तो काउंटिंग अब से शुरू होगी। जो पहले के प्रेसिडेंट जो 2 टर्म रह चुके हैं उनको डीबार नहीं किया जाएगा, यानी कि पुतिन वापस से इलेक्शन लड़ सकते हैं 2024 में, और 2024 से 2030 तक पहला टर्म वो रहेंगे 6 साल, और 2030 से लेकर के 2036 तक उनका दूसरा टर्म रहेगा। तो इस तरीके से इस तरह का ये मीम्स भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। 8 साल का टर्म था, इसको इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया उन्होंने कि 8 का इन्फिनिटी कर दिया, आगे फिर अमेंड कर देंगे। अगर 2036 में भी ऐसी बात रहेगी, अगर पुतिन तब तक जिंदा रहे तो फिर अमेंड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को और बढ़ा देंगे, मतलब पुतिन विल रिमेन इनटू पावर टिल इन्फिनिटी। अब इसका कहाँ इस्तेमाल करें अपने आंसर राइटिंग में? देखिए, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइज ऑफ ऑटोक्रेसी अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में डेमोक्रेसी के नाम पे खाली फॉर्मल इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन पावरफुल लीडर्स इस तरह से राइज हो रहे हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। अब रसिया में खाली फॉर्मल डेमोक्रेसी बच गई है, नाम की डेमोक्रेसी बच गई है, लेकिन द टॉप मोस्ट लीडर स्पेशली व्लादिमीर पुतिन इज प्लेइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए मैनर दैट ही ऑलवेज रिमेन्स इन टू पावर। सो खाली नाम के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में ही इज लाइक किंग ऑफ रसिया। यही हालत आप समझिए तो टर्की में भी बनता जा रहा है रेसेप एर्दोगन के अंतर्गत। इजराइल में भी मोरलेस यही सिनेरियो बन रहा है, जहां बेंजामिन नेतान्याहू इज प्राइम मिनिस्टर सिंस 2009। अब चाइना तो अपने आप में अलग कंट्री है, चाइना तो पहले से भी नहीं प्रोक्लेम करता कि दे आर डेमोक्रेटिक, वो अपने आप को कम्युनिस्ट मानते हैं। तो और चाइना के अंदर हाल फिलहाल में 2018 में उन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके जो 2 टर्म का लिमिट था प्रेसिडेंट के ऊपर वो पूरी तरह से हटा दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब शी जिनपिंग कैन रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ चाइना फॉर एवर, जब तक जिंदा रहेंगे ही विल प्रेसिडेंट, सो ही इज नाउ प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया भर में किस तरह से स्ट्रॉन्ग लीडर्स आर नाउ टर्निंग डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी इज बिकमिंग अ न्यू नॉर्म, डेमोक्रेसी इज टेकिंग अ बैक सीट। यूएस के अंदर भी मोरलेस आप देख सकते हैं ऐसा ही कुछ हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने हारने के बाद कैपिटल हिल्स पे अटैक करवा दिया, लेकिन यूएस अभी भी ऑटोक्रेसी से काफ़ी दूर है। यूएस कैन बी कंसिडर्ड एज मच क्लोजर टू डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में आप ऑटोक्रेटिक राइज देख सकते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट न्यूज़ क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हाल फिलहाल में की गई है बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसमें जो फैसले लिए गए हैं वो ये है कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया जाएगा। तो रेपो रेट आप समझिए पिछले 5 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू से 4% पे ही बना हुआ है। रेपो रेट आपको पता है, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स फंड्स विथ सिक्योरिटी टू अदर कॉमर्शियल बैंक। तो शॉर्ट टर्म में लोन देती है कमर्शियल बैंक्स को अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे रिपर्चेजिंग ऑब्लिगेशन का स्टैंप लगा करके दिया जाता है। आई होप ये तो आप जानते ही होंगे रेपो किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट भी 3.35% रखा गया है। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स। और बैंक रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एनी अदर सिक्योरिटी, एंड बैंक रेट को भी 4.25% रखा गया है। तो ये सब कुछ डिसीजंस लिए गए हैं इन करंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू। कुछ हाइलाइट्स अगर देख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, तो आपको पता चलेगा कि अब पिछले 5 बार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 4% ही रेपो रेट रखा गया है। रेपो रेट घटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और रेपो रेट बढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ रेट ऑलरेडी हमारा पुअर है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले साल में हमारा ग्रोथ रेट 10.5% रहेगा। उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगा पहले क्वार्टर में, समवेयर क्लोज टू 26.2%। और ये कारण भी आपको समझ आ रहा है क्योंकि पिछले साल पहले क्वार्टर में ग्रोथ रेट निगेटिव में था, तो इस साल इसी कारण से इतना हाई ग्रोथ रेट होगा, लगभग 26% के आसपास होगा। तो ये आप मान सकते हैं कि इट इज़ एन आउटकम ऑफ बेस इफेक्ट, क्योंकि पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 2020-21 के पहले क्वार्टर में ग्रोथ रेट इतना कम था, इसी कारण से इस साल के पहले क्वार्टर में ग्रोथ रेट इतना ज़्यादा है, 26% के आसपास है। इट इज़ नोन एज बेस इफेक्ट।
उसके अलावा इन्फ्लेशन विल रिमेन समवेयर क्लोज टू 5% इन मार्च, ऐसा आरबीआई ने कहा है। बाकी ये टारगेट तो आपको पता ही है कि आरबीआई को टारगेट दिया गया है कि इन्फ्लेशन को रेंज में रखें फ्रॉम 4 ± 2%। अब ये टारगेट पहले 2021 तक वैलिड था, अब इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है। आरबीआई ने साथ में ये भी कहा है कि हाल फिलहाल में जो कोरोना का अपसर्ज हो रहा है उस कारण से हो सकता है कि आने वाले टाइम में वापस इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कौन करता है ये भी आप जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। ये रिव्यू करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया था इन 2016 बाय अमेंडिंग आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। इसके पहले मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई अकेले करते थे, लेकिन इसके एक्ट के बाद से, इस अमेंडमेंट के बाद से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करने के लिए 6 लोगों की टीम बना दी गई। ये 6 लोगों की टीम में आरबीआई गवर्नर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर और आरबीआई के एक ऑफिसर मेंबर होते हैं। उसके अलावा 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग और डूइंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। इसमें जो फैसले होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के बेसिस पे होते हैं। आरबीआई गवर्नर को कोई वीटो पावर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर टाई हो जाता है, मतलब 3 लोग एक साइड में और 3 लोग दूसरे साइड में, उस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास डिसाइडिंग वोट है, कास्टिंग वोट है। नॉर्मली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू होती है हर 2 महीने पे होती है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू उसके पहले भी किया जा सकता है। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC 2021, today we'll cover topic number 31 to 35. Topic number 31 is about Sarhul Festival. It is a spring festival celebrated during spring season when salt trees gets new flower on their branches. It is a worship of a village deity who is considered as protector of the tribe. It marks the beginning of new year and celebrated by ओरान, मुंडा एंड हो ट्राइब। ये याद रखना, दीज ट्राइब्स बिलोंग टू झारखंड और यही सरहुल फेस्टिवल मनाते हैं। सो प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 31. टॉपिक नंबर 32 इज अबाउट संगीत नाटक अकादमी. इट वाज फर्स्ट नेशनल अकादमी टू बी सेट अप फॉर द आर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1952. It was established several institutions like Manipur Dance Academy and Satriya Center. It gives aid research, documentation and publishing in the field of performing arts. Please attempt this question based on topic number 32. Topic number 33 is about Dhruvastra. India recently tested this Dhruvastra, which is an anti-tank guide missile, and it has been developed by DRDO. And Dhruvastra is a customized and updated version of Nag Helena, which has a range of DRDO's anti-tank destroyer. और ये कैसा है कि हेलीकॉप्टर से ही लॉन्च किया जा सकता है ध्रुवास्त्र को। ये इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, हेलीकॉप्टर से ध्रुवास्त्र को चलाया जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 33. टॉपिक नंबर 34 इज अबाउट हाइड्रोजन इनरिच्ड compressed natural gas. So हाइड्रोजन CNG, हाइड्रोजन इनरिच्ड compressed natural gas has some % of hydrogen in CNG. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए, इट इज़ ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये इमिशन को लगभग 70% तक घटा देता है। इट सेव्स ऑल्सो फ्यूल बाई 5%. इट रिलीजेज लेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. इंजन नीडेड मिनिमम मॉडिफिकेशन टू रन हाइड्रोजन CNG. बेटर परफॉर्मेंस हैपन्स बिकॉज ऑफ हाइयर ऑक्टेन रेटिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज ये है कि करंट कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन कॉस्ट ऑफ नेचुरल गैस. सो HCNG या हाइड्रोजन CNG इज कॉस्टलियर देन CNG. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 34. टॉपिक नंबर 35 इज अबाउट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज क्रिएटेड इन 2001. और इसके मेंबर्स थे स्टार्टिंग में संघाई 5 मेंबर्स थे, यानी कि 5 मेंबर्स थे, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान. इनको हम लोग कहते हैं संघाई 5. देखिए, संघाई 5 वाज अ प्रीसीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिफोर SCO, लेकिन बाद में संघाई 5 को चेंज करके SCO बना दिया गया 2001 में, और इसके फिर बाद में 2001 में 6 मेंबर हो गए. तो बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान, यानी कि तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है उन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से. 5 में से एक तुर्कमेनिस्तान हटा दो, प्लस चाइना और रसिया थे. 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसको फुल टाइम मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया, तो टोटल अब इसके 8 मेंबर हो गए हैं. और SCO का ऑफिशियल लैंग्वेज है रशियन एंड चाइनीज. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 35. This is the answer question number 26 to 30 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, so you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते. हिमा दास वोन नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 400 मीटर इन एशियन गेम्स ऑफ 2018. एंड नोटा से रिलेटेड ये जो सवाल था इसमें ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D, नन ऑफ द अबोव. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.